ओके, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने डायपोल के कारण एक्सियल और इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया था। मैंने तुमको बोला था बिकॉज ऑफ डायपोल एट एनी पॉइंट निकालना था, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम लोग को करना था। ठीक है, और फिर उसके ये 2 केसेस बनाने थे, वो अभी नहीं किया है तो उसको दोबारा करके देखना। आज हम पढ़ेंगे डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि किसी डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रख दिया जाए, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुमको पता है। दिस इज़ द सिंबल फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लस से माइनस की तरफ जाती है। इस पे मैंने एक डायपोल रखा है, ठीक है। ये डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू। दिस इज़ द सेंटर and the distance is 2L. Yes or no? This point is A, this point is B. तो जब किसी डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस डायपोल पे फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि डायपोल खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में डिशुम डिशुम होती है। दिस इज़ ई एक्सटर्नल। ये अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। दोनों के कारण दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना चाहेंगी, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल पे फोर्स लगाती है। ये प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इधर माइनस की तरफ, है ना। फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल्स टू क्यू ई। यस और नो? ये माइनस इस तरफ खींचेगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस पे भी फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई, इतना ही फोर्स लगेगा। E इज़ द एक्सटर्नल फील्ड, ये जो हमने अप्लाई कर रखी है, ठीक है। तो ये चार्ज यहाँ खींचेगा, ये चार्ज यहाँ खींचेगा, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया? 0। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है। तुम लोगों ने 11th में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, when two equal and opposite forces separated by some distance then they create dipole, they create torque। तो वो क्या क्रिएट करते हैं? मतलब ना तो ये डायपोल इधर जाएगा, ना तो ये डायपोल इधर जाएगा, लेकिन ये डायपोल घूमेगा, रोटेट करेगा। इसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क। क्योंकि 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन देयर विल बी अ कपल फोर्स बोलते हैं उसको, और उसका नाम होता है टॉर्क। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं टॉर्क 11th क्लास में। वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ। टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इज इक्वल्स टू होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। यस और नो? ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के लिए मैंने यहाँ से ऐसा एक कंस्ट्रक्शन किया। दिस डिस्टेंस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, दिस इज़ P डायपोल मोमेंट, यस और नो? दिस इज़ E। P और E के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसकी वैल्यू इस साइड BC की वैल्यू होगी 2L साइन थीटा। BC का होगा, ठीक है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा इज BC अपॉन AB। BC निकाल लेंगे। BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल्स टू हो गया
क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। यस और नो? Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं? P। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो गया पी ई साइन थीटा। इसको अपन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर, क्योंकि साइन थीटा यानी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कॉस थीटा यानी डॉट प्रोडक्ट होता है। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। पढ़ चुके हो वेक्टर P वेक्टर E, तो इस पे टॉर्क लगेगा डाउनवर्ड, मतलब ये ऐसा घूमेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये अपन ने राइट हैंड रूल पढ़ा था 11th में। क्रॉस प्रोडक्ट, पहले P की डायरेक्शन में जाओ, फिर E की डायरेक्शन में जाओ, जहाँ आपका थंब खुलता है वहाँ पे ये थर्ड वेक्टर होता है। आई बात समझ में? मतलब ये जो टाउ है ये इस प्लेन पे क्या है? परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि पहले P फिर E, तो अंगूठा नीचे की तरफ घूमा। यदि E इधर होती तो पहले P फिर E, तो ये साइन, ये टॉर्क ऊपर की तरफ लगता है, आउटसाइड द पेपर। आगे बात समझ में? तो दिस इज द टाउ। यहाँ पे टाउ का यूनिट होगा, टाउ इज न्यूटन मीटर, F इंटू दिस, तो इसकी यूनिट हो गई, यूनिट इज न्यूटन मीटर। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फार्मूला निकालते आना चाहिए, पूछ भी सकते एक नंबर के लिए। इसका होता है ml 2T-2 फोर्स का, और इसका होगा L, तो ये हो जाएगा ml T-2 होता है, L से L हो जाएगा तो ml 2T-2 होगा। पढ़ा है 11th में? बेटा तू तो सर हिलाई मत मेरे लिए, मैं नहीं, मेरी सामने मेरी बेइज्जती। ml 2T-2। अब इसमें केस लगाएंगे, केस 1 व्हेन थीटा इज 0, ठीक है? केस 1 व्हेन थीटा इज 0, जब थीटा 0 होगा तो टाउ 0, मतलब जब यहाँ पे ये इसी की डायरेक्शन में हो, सीधा रखा हो ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी ऐसा -Q और +Q ऐसा रखा है। साइन 180 क्या होता है? 0, ठीक है, उल्टा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है लेकिन -Q इधर +Q इधर, यहाँ -Q इधर +Q इधर, मतलब P भी इधर और E भी इधर। यहाँ पे P इधर लेकिन E इधर, तो ये 180 हुआ। यहाँ पे भी टॉर्क की वैल्यू 0 ही होगी, यहाँ पे भी टॉर्क की वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। लेकिन दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन इज व्हेन थीटा इज 0, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन थीटा इज 180 देन दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखेंगे? तो ये याद रखना नाम। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? व्हेन थीटा इज 90। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस पर सबसे मैक्सिमम घूमेगा, वो सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगा, दैट इज इक्वल्स टू PE, द टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इज मैक्सिमम। ठीक है, ओके। तो ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा होता है तब ऐसा होता है। इसमें न्यूमेरिकल हो सकता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, इसके बाद वर्क डन ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म। देख लो, जहाँ टॉर्क है या फोर्स है वहाँ वर्क डन है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कुछ वर्क डन कर रही है, घुमा रही है ना, एनर्जी लगा रही है, तभी तो वो डायपोल घूम रहा है। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस डायपोल पे कुछ वर्क डन किया है। तो अब हमें उस वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो अगला हमारा हुआ
वर्क डन ऑन डायपोल, कितना वर्क डन होगा डायपोल पे जब वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। वही फिगर है, फिगर दोबारा नहीं बना रही हूँ, ठीक है। स्मॉल वर्क डन के लिए W इज इक्वल्स टू होता है, जब टॉर्क होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और जब नॉर्मल होता है तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो अभी हमारा टॉर्क है, इसलिए टॉर्क, फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं छोटा सा वर्क डन, थोड़ा सा वर्क डन हुआ तो ये थोड़ा सा घूमा थीटा एंगल से। तो dW फॉर स्मॉल वर्क डन, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो स्मॉल। तो dW इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। ओके, तो dW इज इक्वल्स टू टाउ की वैल्यू रखते हैं, दिस इज P साइन थीटा डी थीटा। गेटिंग माई पॉइंट। हमें पूरा वर्क डन निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा dW इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PE बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा मतलब कुछ तो भी एंगल पे घुमा रहा है, इनिशियल एंगल, फिर वो घूमने के बाद जो फाइनल एंगल पे गया, दैट इज थीटा 2। यस और नो, ठीक है। तो ये हो गया W इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। यस और नो, तो ये हो गया W इज इक्वल्स टू PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यस और नो, ठीक है। यही वर्क डन उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर वर्क डन करेगी वही डायपोल के पास क्या हो जाएगी, नई एनर्जी आ जाएगी। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे U से। पोटेंशियल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल U, तो U इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE कॉस थीटा 1। अच्छा, अगर इसका अपन ने साइन, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का, ठीक है, ठीक है। तो U इज इक्वल्स टू ये हो गया। अब देखो, अगर मान लो हमारा इनिशियल एंगल कितना है, थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा टू इज सम एंगल थीटा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क लगता है जब वो कितने पे हो, 90 पे हो। 90 से अपन उसको कुछ एंगल पे लाएं, तो हम ये केस अप्लाई करते हैं इस पर। तो ये हमने इस पर अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, U इज इक्वल्स टू PE कॉस 90 की वैल्यू 1, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू 1 होती है ना, नहीं कॉस 90 ज़ीरो होता है, हाँ, तो ये ज़ीरो हो गया, ये कैंसिल हो गया। PE का मल्टीप्लाई थीटा 2 की जगह थीटा रखा, तो U इज इक्वल्स टू हो गया माइनस PE कॉस थीटा। तो U इज इक्वल्स टू हो गया माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा यानी होता है डॉट प्रोडक्ट। यस और नो, ठीक है। तो वर्क डन या फिर एनर्जी इज एन स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मिलती है दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो स्केलर मिलता है, और जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वेक्टर ही मिलता है, डायरेक्शन आती है। यहाँ एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये डेरिवेशन आ सकता है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, याद करो,
कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा दिमाग को जोर डालो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आ गई बात समझ में? तो ये हमने निकाला क्या क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। इससे रिलेटेड तुमको न्यूमेरिकल्स करने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं, हाँ अभी ये तुम लोगों को है नहीं, मतलब डेरिवेशन नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना। बच्चों ने पिछली बार भी इसी बुक से फॉर्मूला देखा था। अपन इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, नहीं अपन इस पे गॉस थ्योरम से निकालेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ये अभी हम गॉस थ्योरम से निकालेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें पहले दिया हुआ है इसलिए मैं पहले भी बता दे रही हूँ। एक रिंग है, मतलब समझ लो अंगूठी, ठीक है, रिंग वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो इसके कारण इसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। ये अभी अपन गॉस थ्योरम से निकालेंगे। इसका रेडियस है a और इससे इसकी डिस्टेंस है एट एनी डिस्टेंस r। तो इसका अभी फ़िलहाल सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, E इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन r प्लस a का r² प्लस a² टू द पावर 3/2। जब आगे मैं पढ़ाऊँगी तो मुझे याद दिलाना ये फॉर्मूला कैसे आया, ये अपन गॉस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। पर ये फॉर्मूला याद रखना, अगर कहीं न्यूमेरिकल में किसी पॉइंट P पे किसी चार्ज्ड रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। मैं पीछे का कुछ छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए तुमको साथ के साथ बता दिया। बाकी आगे आएगा तब हम देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसे होता है। आई बात समझ में? अब हम लोगों को पढ़ना है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की तरफ हम लोग आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, ठीक है। तो एरिया का जो L इंटू एल होता है, या लेंथ स्क्वायर होता है, लेकिन वो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसलिए एरिया भी वेक्टर होता है। अब एरिया अगर वेक्टर होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? एरिया किसी भी सरफेस का होता है, ओके। तो किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है उस एरिया को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़ दिस इज़ एन एरिया, तो इस एरिया का जो वेक्टर होगा दैट वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ओके। या तो ऊपर वेक्टर ds, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट हम ds से कर रहे हैं, डेल s कुछ भी बोल सकते हो, और या तो उस सरफेस से नीचे होगा। मान लो अगर एक स्क्वायर ये है तो इसका इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इस सरफेस की बात कर रहे हो तो उस सरफेस का एरिया वेक्टर उधर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा याद रखना एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब एक नई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, दैट यू कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा? मतलब जैसे कोई क्लोज्ड एरिया है, ये मेरी एक चूड़ी है, इस चूड़ी से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ना, इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी रिंग रखी है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट यू कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अमाउंट, तो अमाउंट का ना कोई डायरेक्शन नहीं होता,
अमाउंट यानी वज़न हुआ ना, 2 किलो 1 किलो अपन जैसे मास बोलते हैं, तो अमाउंट यानी उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उसमें से जा रहा है इसके अंदर से, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहली चीज़ वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, दूसरी चीज़ ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस के रिस्पेक्ट में देते हैं, उसके अंदर से देखना है ना, तो वो सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो उन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लो अगर ये तुम्हारी एक क्लोज्ड सरफेस है और इसमें से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes normally through the surface। मतलब उस सरफेस से कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ये अभी सरफेस ऐसी है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको दिख रही है ये इस पे नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो दिख ही रहा है एंगल। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस सरफेस का, यहीं पे, यस और नो होगा ना, पर सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस ऐसी है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधे जा रही है, तो अभी ये फ्लक्स नहीं है क्योंकि अभी ये तो नॉर्मल नहीं जा रही। हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हिस्सा उस पर नॉर्मली बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम 2 कंपोनेंट तोड़ेंगे। ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, मान लो थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको अपन बोलेंगे ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा तो इस पे नॉर्मल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पैरेलल है ना सरफेस पे। आ रही बात समझ में? मतलब अपन ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स तोड़े। एक, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। एक जो है वो ds के डायरेक्शन में और एक जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई का जितना कंट्रीब्यूशन है वो फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स सिर्फ वो ही है जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर जा रहा है। तो इस ई का कितना हिस्सा इस पे परपेंडिकुलर बिहेव कर रहा है, ई कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो उन्होंने बोला इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी फाई से। कैसे? डी फाई से अपन छोटे से एरिया के लिए निकालते हैं। ये ds जो वेक्टर है बेसिकली अपन ने इस सरफेस का छोटा सा हिस्सा लिया एरिया वेक्टर। तो डी फाई छोटा फ्लक्स छोटे एरिया से, तो डी फाई इज इक्वल्स टू हो गया ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी and electric field is the vector quantity and area is also the vector। और हमको स्केलर 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से मिलेगा। तो डी फाई का हमारे पास फॉर्मूला बना ई डी एस। यहाँ से देख लो ds और ई कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करो तो ये बना फ्लक्स। तो ये हमारा फ्लक्स का क्या हुआ, फॉर्मूला आया। यदि हमको टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन। पूरे सरफेस का एरिया लगाओ, फॉर्मूला रखो यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। गेटिंग माई पॉइंट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट हाँ जिसकी यूनिट होगी इसका होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, और एरिया होगा नहीं, ई इज एफ इंटू एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो E इज इक्वल्स टू हो गया न्यूटन पर कूलम, और ये हो गई मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। यस और नो? तो ये हो गया, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन
मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। आप लोगों को यूनिट बिल्कुल परफेक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो इसके आगे, हाँ चलो जाने दो, स्पेशल केसेस हम लोग पढ़ेंगे। अगर हमारा थीटा जो है 0 से 90 के बीच में आता है, अगर हमारा थीटा 0 से 90 के बीच में आता है, 90 से कम, इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि सारी वैल्यू प्लस ही होती है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव फ्लक्स। पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मैंने तुमको कल क्या बताया था, एक और चीज़ बताई थी, अट्रैक्शन रिपल्शन। मैंने बताया था अट्रैक्शन को माइनस से, रिपल्शन को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स हो सकता है, बट उसका ये नहीं होता कि इसका डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है। उसका मतलब होता है अगर मान लो थीटा इज 90, देन फ्लक्स इज if theta is 90 cos 90 0, तो फ्लक्स इज 0, है ना। हाँ, if theta is 90 then flux is 0. If theta is greater than 90 and less than, ठीक है, देन फ्लक्स इज नेगेटिव। वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। जब इनके बीच का एंगल, मतलब सीधी सच्ची बात है, देखो अगर इसके ये थीटा इज़ 90, थीटा इज़ 90 मतलब ऐसा हो, ये वेक्टर डी एस रिंग का, सरफेस का, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर, उसमें से कुछ फ्लक्स पास नहीं हो रहा क्योंकि सरफेस ऐसी है, ठीक है। अगर मान लो इससे कम है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, ऐसी है सरफेस, यहाँ से लेके ऐसी कोई भी सरफेस है इस किसी भी पोजीशन में, तो फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लो एरिया वेक्टर पीछे की तरफ घूम जाए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो उसी फ्लक्स को अपन क्या कहने लगते हैं, नेगेटिव। मतलब ई ऐसा और डी एस ऐसा कुछ, तो फ्लक्स क्या होने लगता है, नेगेटिव। यदि डी एस ऐसा और ई ऐसा है तो 0, और यदि ई ऐसा है और डी एस यहाँ कहीं है तो फ्लक्स इज पॉजिटिव। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई। अब इस